एक टाइम था जब मीडिया इन्हें इंडिया के स्टार्टअप हीरोज बोलता था। फंडिंग का सुनामी आया था, फाउंडर्स को लेजेंड्स बनाया गया और फिर एक दिन ये सब कुछ ऐसे खत्म हो गया जैसे कि एक बहुत बुरा सपना हो। आज हम करेंगे बात 5 इंडियन स्टार्टअप्स की जो ओवरनाइट सुपरस्टार्स बने, पर उनका एंड इतना अनएक्सपेक्टेड था कि उन्होंने पूरा इकोसिस्टम हिला दिया। और बिलीव करोगे, इनमें से एक स्टार्टअप का सीईओ इतना एरोगेंट हो गया था कि इन्वेस्टर्स को ईमेल में इडियट गालियां लिख दी, फिर भी उसने करोड़ों की फंडिंग उठाई। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आज का स्टार्टअप है दूध वाला। 2015 का बेंगलुरु, 2 यंग फाउंडर्स नए जमाने के दूध वाले बनने निकले थे। 2015 का बेंगलुरु, 2 यंग फाउंडर्स नए जमाने के दूध वाला बनने निकले थे। मिशन था फ्रेश मिल्क, डायरेक्ट फ्रॉम फार्म टू डोर स्टेप्स। टेक यूज करके लॉजिस्टिक बनाई गई, ऐप लॉन्च हुआ और लोगों ने सोचा वाह क्या आइडिया है। वीसी फंडिंग भी मिल गई, $3 मिलियन से ज़्यादा। मीडिया ने इन्हें पोस्टर बॉय बना दिया, पर असली टेस्ट तो डेली डिलीवरी था और वही फेल हो गया। हर सुबह जब आपको टाइम पे दूध चाहिए हो और ऐप क्रैश हो जाए तो भरोसा टूट जाता है। डिलीवरी कॉस्ट 60 रुपये थी, प्रॉफिट था 20 रुपये का। स्केल करते गए, लॉसेस भी स्केल होते गए, जब तक समझते कंपटीशन जैसे कि बिग बास्केट और मिल्क बास्केट ने मार्केट ग्रैब कर लिया और दूध वाला का नाम सिर्फ केस स्टडीज में रह गया। अगले स्टार्टअप ने तो सब कुछ सेल किया, फर्नीचर, मोबाइल, ग्रोसरीज, इवन जॉब्स तक। पर जब इन्वेस्टर्स ने हाथ उठा लिया तो 4000 लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। जी हाँ, नंबर 4 का स्टार्टअप है आज का आस्क मी। ज़रा सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप मोबाइल भी खरीद सकते हो, प्लम्बर भी बुला सकते हो, डॉक्टर भी कंसल्ट कर सकते हो और टिफ़िन भी ऑर्डर कर सकते हो। इंटरनेट का फुल स्टैक सॉल्यूशन जहां लोकल सर्च और ई कॉमर्स एक ही छत के नीचे मिलता था। यही था आस्क मी प्रॉमिस। इंडिया का गूगल मीट्स अमेजॉन मीट्स अर्बन क्लैब एंड फॉर अ वाइल इट वाज वर्किंग। एस्ट्रो होल्डिंग्स भी, मलेशिया का एक बड़ा इन्वेस्टर ने भर भर के पैसा लगाया। हर टीवी चैनल, न्यूज़पेपर और होर्डिंग्स पे आस्क मी ही दिख रहा था। मार्केटिंग का बजट लिमिटलेस था, कोई कमी नहीं पैसों की। कैंपेन्स बोल्ड थे, बिना पूछो मत टाइप कॉन्फिडेंस। लेकिन अंदर ही अंदर हर महीने 5 करोड़ का बर्न हो रहा था। ऑपरेशंस एक्सपेंड हो रहे थे लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की कोई रोड मैप नहीं थी। ये स्टार्टअप स्केल तो कर रहा था लेकिन स्ट्रक्चर के बिना फिर आई वो रात जो 4000 लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। एस्ट्रो होल्डिंग्स ने एक ईमेल भेजा, वी आर एग्जिटिंग, और इस ईमेल के बाद पूरा सिस्टम शटडाउन हो गया। ना सैलरी, ना नोटिस, ना बैकअप, ना प्लान, ऑफिस बंद, सर्वर डाउन और एक सक्सेसफुल दिखने वाले बिजनेस का नाम भी हिस्ट्री बन गया। कई एम्प्लॉयज़ को अपने लैपटॉप तक वापस नहीं मिले। ऐसा लगा जैसे कि एक बटन दबाया और पूरा सिटी ब्रॉडबैंड का प्लग खिंच गया हो। मीडिया में आई हेडलाइंस, इंडियाज फर्स्ट मेजर ई कॉमर्स कोलैप्स, और फाउंडर्स पब्लिक से ज़्यादा इन्वेस्टर का प्रेशर में डिसअपियर हो गए। आस्क मी की कहानी एक ऐसी वार्निंग बन गई जहां पता चलता है कि सिर्फ प्रोडक्ट और प्रमोशन नहीं, पर इन्वेस्टर अलाइनमेंट और रिस्क प्लानिंग भी ज़रूरी होती है। जब आप सिर्फ ग्रोथ चेस करते हो और सस्टेनेबिलिटी को भूल जाते हो तो क्रैश सिर्फ वक्त की एक बात होती है, आज नहीं तो कल बंद होना है। और अब वो कहानी जहां एम्प्लॉयज़ ने खुद फाउंडर्स को ऑफिस में बंद कर दिया था, रियल हॉस्टेज सिचुएशन हो गई थी। ये बिजनेस था या फिर नेटफ्लिक्स थ्रिलर? तो ये बिजनेस है टाइनी आउल। नंबर 3 का बिजनेस आज का टाइनी आउल। जब 2014 में टाइनी आउल लॉन्च हुआ तो उस टाइम फूड डिलीवरी में रिवॉल्यूशन शुरू हो रही थी। आईआईटी बॉम्बे के कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया था एक ऐप, स्लीक, फास्ट और सुपर कन्वीनियंट। सीड फंडिंग भी मिली, सीरीज ए भी मिली, सीरीज बी भी मिली। इन्वेस्टर ने इतना पैसा डाला कि लग रहा था कि इंडिया का अगला यूनिकॉर्न मिल गया। फाउंडर्स ने 50 सिटीज़ में ऑपरेशंस खोल दिए बिना लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। लॉसेस कंट्रोल के बाहर हो गए। जब ले ऑफ शुरू हुआ, मुंबई ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय इतने ही गुस्से हो गए कि उन्होंने फाउंडर को बंद कर दिया। न्यूज़ वायरल हो गई, ट्रस्ट कोलैप्स हो गया। फिर मर्जर हुआ रोड रनर के साथ, फिर जोमेटो ने अक्वायर किया इसे, पर ओरिजिनल टाइनी आउल का नाम वहाँ ख़त्म हो गया। फास्ट फूड सर्विसेज थी और उसकी स्पीड से ही उसका एंड भी आया। अब अगला नाम सुन के आपको शॉक लगेगा, ये भारत का व्हाट्सएप बनना चाहता था। वैल्यूएशन 10,000 करोड़ के पार गया और आज ऐप ही नहीं है। जी हाँ, नंबर 2 का बिजनेस आज के लिए है हाइक मैसेंजर्स। उम्मीद का बबल। हाइक मैसेंजर्स एक वक्त में इंडिया का टेक प्राइड बन गया था। 2012 में लॉन्च होने के बाद इसने व्हाट्सएप के लोकल अल्टरनेटिव के रूप में अपनी जगह बनानी शुरू की। ऐप में स्टिकर्स थे, ऑफलाइन मैसेजिंग, हिडन चैट्स और बाद में हाइक वॉलेट भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये सब फीचर्स उस टाइम रिवॉल्यूशनरी लगते थे और यूथ ऑडियंस ने तुरंत कैच किया। फाउंडर केविन भारती मित्तल ने सॉफ्ट बैंक और टेंसेंट जैसे जाइंट से 1500 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग उठाई। 2016 में
तो ऐसा लगने लगा कि व्हाट्सएप की मोनोपोली अब खत्म होने वाली है। पर असली गेम बदला जब व्हाट्सएप ने यूपीआई फीचर इंट्रोड्यूस किया। फाइनेंशियल सर्विसेज और सिंप्लिसिटी ने व्हाट्सएप को अनबीटेबल बना दिया। हाइक ने नए फीचर्स लाने की कोशिश की, गेमिंग, माइक्रो एप्स, क्रिप्टो इंटीग्रेशन, लेकिन कोर प्रोडक्ट से ध्यान हट गया। उसने यूजर्स कंफ्यूज होने लगे, ये मैसेजिंग ऐप है या फिर मिनी इंटरनेट। इंगेजमेंट गिरता गया, अनइंस्टॉल रेट बढ़ते लगे और 2021 में क्वाइटली ऐप को सनसेट कर दिया गया। कोई मेजर अनाउंसमेंट भी नहीं मिली। आज केविन मित्तल रश नाम का एक वेब3 गेमिंग प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, लेकिन हाइक सिर्फ एक केस स्टडी बन गया है कि फीचर रिच होने से आप व्हाट्सएप को नहीं हरा सकते। फोकस और टाइमिंग सब कुछ होता है। और अब आखिरी और सबसे धमाकेदार कहानी है, जहां सीईओ ने इन्वेस्टर को ईमेल में आई एम नॉट गोइंग टू लिसन यू इडियट्स लिखा और फिर बोर्ड ने उसे निकाल दिया गया। तो फिर नंबर 1 पर आज की कंपनी है Housing.com। घर तो दिखाया पर अब अपना खो दिया। 2012 में जब Housing.com लॉन्च हुआ था, पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम हिल गया। क्योंकि सोचिए, एक टीम जिसमें 12 IITian हो, एक फ्यूचरिस्टिक टेक प्रोडक्ट हो जिसका इंटरफेस बाकी सबसे अलग हो, और एक विजन हो जिससे लगता है कि ये इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट बदल के रख देगा। सब कुछ परफेक्ट था और फिर स्टेज पे आया राहुल यादव, एक ऐसा फाउंडर जो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बल्कि फियर्सली आउटस्पोकन भी था। मीडिया उसे इलॉन मस्क ऑफ इंडिया कहने लगे, लेकिन बात सिर्फ इंटेलिजेंस तक नहीं रही। बोर्ड के मीटिंग्स में कंट्रोवर्सी होने लगी, इन्वेस्टर को ईमेल में इडियट्स कह दिया गया और बोर्ड मेंबर्स को पब्लिक में इंसल्ट किया गया। शॉकिंग बात तो ये थी कि उस टाइम सॉफ्टबैंक ने भी 100 करोड़ की फंडिंग दे दी, क्योंकि आइडिया और ट्रैक्शन दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लुकअप हाउसिंग का ब्रांडिंग कैंपेन हर मेट्रो सिटी में बिलबोर्ड पे छाया हुआ था। लगता था कि ये स्टार्टअप अब यूनिकॉर्न नहीं, फुल ब्लोन रिवॉल्यूशन बनेगा। लेकिन स्टार्टअप की ग्रोथ के साथ फाउंडर का ईगो भी ग्रो कर रहा था। इंटरनल मिसमैनेजमेंट, लीडरशिप क्लाइसिस और स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन ने कंपनी को अंदर से काटना शुरू कर दिया। जब राहुल को बोर्ड ने फाइनली हटा दिया तो ब्रांड का डायरेक्शन ही खो गया। सब कुछ था, पैसा, प्रोडक्ट, प्रेस, पर मिसिंग थी एक चीज़, मैच्योरिटी। इवेंचुअली Housing.com को प्रॉप टाइगर के साथ मर्ज कर दिया गया। नाम तो जिंदा रहा, पर उस ओरिजिनल स्पार्क के बिना घर दिखाया था, लेकिन खुद का विजन ही बिखर गया। पर ये सिर्फ एक इंडिविजुअल कहानी नहीं है, हर कोलैप्स में एक कॉमन DNA है। आप फाउंडर हो या फिर एस्पिरेंट, इसे मिस मत करना बिल्कुल भी। ये 5 कहानियाँ एक ही चीज़ बताती है, स्पीड किल्स। जी हाँ, जब वो स्ट्रेटेजी के बिना हो, जब आप हाइप पे बिल्ड करते हो, रियलिटी इग्नोर करते हो। हर स्टार्टअप ने VC मनी ली, पर किसी ने रिवेन्यू वैलिडेट नहीं किया। कुछ फाउंडर्स फेम में खो गए, कुछ मार्केट की ग्राउंड रियलिटी भूल गए। कभी प्रोडक्ट था पर मार्केट नहीं, कभी मार्केट था पर मोनेटाइजेशन का प्लान ही नहीं था। जब आप सिर्फ बर्न रेट पे जाते हो तो इवेंचुअली इन्वेस्टर्स भी अपना पेशेंस भी बंद कर जाते हैं और वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो आज जब आप किसी वायरल स्टार्टअप के बारे में हेडलाइंस पढ़ो तो एक सवाल ज़रूर सोचना, ये सपना है या सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन। पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। कमेंट्स में बताओ कौन सा स्टार्टअप तुम्हें सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा। मैं हर वीक ऐसे ही असली केस स्टडीज़ लाता हूँ जहाँ बिजनेस के पीछे की साइकोलॉजी समझी जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ सक्सेस का असली प्राइस रिवील होगा। तब तक के लिए शब्बा खैर।